वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे जो कोई भी नए आ रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं आज की स्टोरी आप सभी को कैसी लगी है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था वांग जी विंग पे बहुत चिल्लाता है। विंग वांग जी को गुस्से से बहुत डरा हुआ था। वांग जी की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। वो इस वक्त खूंखार जानवर लग रहा था। वांग जी के वांग जी को जैसे ही यह एहसास होता है कि उसने अपने बातों से विंग के दिल हजारों टुकड़ों में तोड़ दिया है। वांग जी विंग को देखता है जिसकी आंखों में खालीपन था और दर्द, जो देखकर वांग जी अपने गुस्से को शांत करने लगता है, पर उसका गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। वांग जी अब अपने आप को गुस्सा करने लगता है। वो चीज़ों को तोड़ने लगता है, जो देखकर विंग बिना कुछ कहे बाहर की तरफ निकल जाता है। वांग जी बस विंग को जाते हुए देख रहा था। वो विंग को रोकना चाहता था। वांग जी को एहसास हो गया था उसने विंग को अपनी बातों से चोट पहुंचाया है। ये सोचकर वांग जी शॉक्ड हो चुका था। वहीं विंग भारी कदमों के साथ वो मंजिल से बाहर निकल जाता है। काफ़ी रात हो चुकी थी और बारिश भी हो रही थी। विंग अकेला सड़कों पे चल रहा था। उसे तो होश भी नहीं था वो कहाँ जा रहा है। बारिश बहुत तेज थी। उन बारिश में भी विंग के आंखों में आंसू साफ साफ देखे जा सकते थे। विंग को एहसास भी नहीं था कि वो मेंशन से कितना दूर आ चुका है। विंग के पैरों में कांच के टुकड़े लगे हुए थे, फिर भी विंग को दर्द कोई एहसास नहीं हो रही थी। उसके पैरों से खून निकल रहे थे। वो बस एक मरी हुई लाश की तरह हो चुका था। विंग सड़क पर एक जिंदा लाश की तरह चल रहा था। वांग जी के कहे हुए शब्द उसके माइंड में फ्लैश हो रहे थे। तुम एक सौदा हो। तुम्हें मेरी वाइफ बनने का हक किसने दिया? यही सब सोचकर विंग के आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। अब विंग पूरी तरह से हार चुका था। उसके हाथों से सब कुछ छिन चुका था। उस एक तरफ उसका ओमेगा ब्रदर जो 6 महीने से हॉस्पिटल में पड़ा है, वो अब तक कोमा से बाहर नहीं निकला है। दूसरी तरफ उसका प्यार वांग जी, आज उसने भी उसे छोड़ दिया है। उसे उसने भी विंग को ये एहसास दिला दिया विंग उसके लिए कोई मायने नहीं लगता। विंग ने तो सोचा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। वांग जी और वो दोनों ही एक हो जाएंगे। उनके बीच से दूरियां हमेशा के लिए मिट जाएगी। विंग जैसे जैसे वांग जी के बातों को याद कर रहा था, उसकी आंखों से कंटिन्यू आंसू बह रहे थे। उसके दिल में एक अजीब सी दर्द हो रही थी। विंग बीच सड़क पर बैठ जाता है अपने घुटनों के बल और रोते हुए चिल्लाते हुए आसमान की तरफ देखते हुए कहता है, गॉड, आपने मुझसे सब कुछ छीन लिया, फिर मुझे क्यों छोड़ दिया? मैं क्यों जिंदा हूँ? मैं मरा क्यों नहीं? इतनी भयानक एक्सीडेंट में भी मैं बच निकला। आखिर आपको मुझसे चाहिए क्या? मैं थक चुका हूँ। मैं अब कुछ और नहीं सह सकता। क्यों सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है? पहले तो मैंने अपने मॉम डैड को खो दिया, फिर जिन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था, मेरी वजह से वो लोग भी अब इस दुनिया में नहीं रहे। दूसरा, अब मेरा भाई जो कोमा में है, आखिर क्यों मेरे साथ ही क्यों? मैं ही क्यों सफ़र करता हूँ? आखिर क्या गुनाह किया है मैंने जिसकी सज़ा मुझे अब मिल रही है? अब मैं थक गया हूँ, बस करो। अब मुझे और नहीं होता। मैं मैं मरना चाहता हूँ। मैं इस दुनिया से जाना चाहता हूँ, बहुत दूर, ऐसी जगह
जहाँ जहाँ मैं शांति से रह सकूं। मेरी वजह से मेरा भाई हॉस्पिटल में है। मैं जिंदा क्यों हूँ? मैं क्यों नहीं मरा? इससे अच्छा होता मैं उस रात उस कार में ही मर जाता। ये सब बोलकर विंग अपने घुटनों को टाइटली कट के चिल्लाने लगता है और रोने लगता है। अगर विंग को इतना चिल्लाते हुए रोते हुए देखकर किसी की भी रूह कांप सकती थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था विंग के दर्द को समझने वाला, विंग के आंसुओं को पूछने वाला। विंग बिल्कुल अकेला हो चुका था। उसे ऐसा लग रहा था कि इस दुनिया में उसके लिए कोई नहीं है। ना तो उसका कोई घर है और ना ही उसका कोई फैमिली। तभी विंग के सामने एक कार आकर रुकती है। विंग अपने घुटनों से अपने सर को उठाकर देखता है। उसे लगा कि वांगजी है, लेकिन कार से लैंसी सेन जल्दी से विंग के पास आते हैं और कहते हैं, विंग ये सब क्या हुआ? ये तुम्हारी हालत इतनी बुरी कैसे हो गई? तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो इस वक्त लायन मेंशन में होना चाहिए। इतनी भरी बारिश में तुम बाहर क्या कर रहे हो? देखो तो तुम्हें ठंड लग गई है। तुम काँप रहे हो विंग, और तुम रो क्यों रहे हो? ये बोलकर लैंसी चैन अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और विंग के आंसुओं को पोंछते हुए कहते हैं, विंग मुझे बताओ, वांगजी ने तुम्हें कुछ कहा? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं अगर उसने कुछ कहा होगा तो। लैंसी चैन साफ साफ देख पा रहे थे विंग कितनी बुरी तरह से कांप रहा था, वो भी ठंड से। अब विंग एक पल के लिए लैंसी चैन एक पल के लिए सोचते हैं और अपनी कोट को उतारकर विंग के ऊपर रखते हुए कहते हैं, विंग मुझे बताओ, मैं वांगजी को पनिश करूंगा अगर उसने तुम्हें कुछ कहा हो। लैंसी चैन की बातें सुनकर विंग किसी बच्चे की तरह लैंसी चैन को हक कर लेता है और फूट फूट कर रोने लगता है। विंग रोते हुए कहता है, काका मेरा कोई नहीं है काका, मैं अकेला हूँ इस दुनिया में। क्यों मेरे साथ ऐसा क्यों होता है गग्गा? मैं जिंदा क्यों हूँ? मेरे पास ना तो अपना है ना रहने को घर है। जो मेरा अपना था वो हॉस्पिटल में है। क्यों गग्गा क्यों? मैं तो बस फैमिली चाहता था। मैं ये बोलते हुए विंग रुक जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है। विंग को इस तरह रोते हुए देखकर लैंसी चैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो विंग को शांत करवाने लगते हैं। विंग को इस तरह रोते हुए देखकर लैंसी चैन भी टाइटली विंग को हक कर लेते हैं, एक ब्रदर की तरह, जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई को कंसोल करता है। विंग शांत हो जाओ, मुझे बताओ क्या हुआ है। विंग तुम भीग चुके हो, तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम कांप रहे हो विंग। चलो हम चलकर बात करते हैं। और क्या कहा तुमने? तुम अकेले हो? नहीं विंग, तुम अकेले नहीं हो। ये बोलकर लैंसी चैन विंग को उठाते हैं और कार में ले जाकर बैठा देते हैं। विंग अब भी सिसक रहा था और ठंड से कांप रहा था। विंग टूटी हुई आवाज में कहता है, काका मैं बहुत कमजोर हूँ ना, मैं हार गया काका, मैं हार गया। अब मैं और नहीं लड़ सकता। मैं बचपन से लड़ता आ रहा हूँ, अब मुझमें कुछ भी खोने और पाने की ताकत नहीं है। विंग की बात सुनकर लैंसी चैन कहते हैं, विंग नहीं विंग, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम बस थक गए हो विंग। तुम्हें ऐसा लग रहा है, पर थकना कोई बुरी बात नहीं होता है विंग। तुम्हें पता है विंग, जब हम छोटे थे तो हमारे मॉम डैड हमारे आंखों के सामने मार दिया गया। हमारी आंखों के सामने हमारे मॉम डैड की लाशें पड़ी थी। हम दोनों को ऐसा लग रहा था हमारी दुनिया खत्म हो गई है। मैं हार चुका था विंग, मैं इन सब से भागना चाहता था,
लेकिन फिर मुझे समझ आया मैं क्यों भाग रहा हूँ। अगर मैं भाग जाऊँगा तो फिर मेरे भाई का क्या होगा, मेरे अंकल का क्या होगा, मेरे लैंड अंपायर का क्या होगा, जिसे मेरे मॉम डैड ने बहुत मेहनत से खड़ा किया है। विंग, मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और मैंने अपनी फैमिली को संभाला। मुझे ऐसा लग रहा था विंग, लेकिन वांगची को समझने में मुझे देर हो गई। विंग, भले ही मैं बहुत मुसीबत में था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं लड़ना भूल गया। विंग अपने आंखों में आंसू लिए लैंसी चेन को देख रहा था और उनके बातों को ध्यान से सुन रहा था। चलो विंग, तुम भीग चुके हो, अब हम चलते हैं। विंग कुछ नहीं कहता। लैंसी चेन विंग को कुछ ना कहता देखकर कहते हैं, इस बार मैं तुम्हें लैंड मेंशन नहीं लेकर जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। ये बोलकर लैंसी चेन कार को स्टार्ट करते हैं और कहीं ले जाने लगते हैं। वहीं लैंड मेंशन में जैसे ही वांगजी को एहसास होता है अब विंग उसे छोड़कर चला गया है, वांगजी के पैर कांपने लगते हैं और वो डरी हुई आवाज़ में कहता है, नहीं विंग, म- मैं मैं ये बोलकर वांगजी लड़खड़ाने लगता है और वो अपने आसपास की चीज़ों को फिर से तोड़ने लगता है और रोते हुए कहता है, क्यों, मैं अपने गुस्से को काबू क्यों नहीं कर सकता, वो वो मुझे नहीं छोड़ सकता। हाँ, मैंने सबको खो दिया है, मैं उसे नहीं खो सकता, जिसे मैं कैदी कहता था, जिसे मैं डील समझता था। आज वो मुझे छोड़कर जा रहा है, वो मुझे छोड़कर चला गया है। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे छोड़कर जाने की, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। विंग, तुम मेरी जिम्मेदारी हो और तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने बिना परमिशन के बाहर कदम रखे हैं, इसके लिए तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी विंग। ये सोचकर वांगजी बाहर की तरफ जाने लगता है। वांगजी जब बाहर जाता है तो देखता है काफ़ी सारे गार्ड्स वहाँ वांगजी को ही देख रहे थे। वांगजी गुस्से से गार्ड्स पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे, तुम लोगों को होते हुए विंग मेंशन से बाहर चला गया है, तुम्हें मैं पैसे किस लिए देता हूँ। बाहर खड़े सारे गार्ड्स वांगजी को इतने गुस्से में देखकर डर जाते हैं। वो वांगजी के गुस्से को अच्छे से जानते थे। उनमें से एक गार्ड आगे आता है और कहता है, बॉस, हमने मास्टर को रोकने की कोशिश की, लेकिन मास्टर, उन्होंने हमें हमारी बात मानने से इनकार कर दिया और वो ज़बरदस्ती मेंशन से बाहर चले गए। वांगजी गुस्से से उस गार्ड को क्लैप मारते हुए कहता है, यू बास्टर्ड, तुमने उसे जाने क्यों दिया, मैंने तुम सबको कहा था ना वो घर से बाहर कदम नहीं रखनी चाहिए, लेकिन तुम लोगों ने मेरी नहीं सुनी। ये बोलकर वांगजी अपने गन को निकालता है और उन गार्ड्स की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। वांगजी को गलतियाँ बिल्कुल पसंद नहीं हैं और तुम लोगों ने गलती की हैं जिसकी कोई माफ़ी नहीं। वांगजी के इस तरह देखकर गार्ड्स कांपने लगते हैं। उनमें से एक गार्ड रोते हुए कहता है, बॉस, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम पे रहम कीजिए, हम अपनी गलतियों को मानते हैं, हमें माफ़ कर दीजिए। वांगजी अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। वांगजी वापस से मंजिल के अंदर आता है और अपने कमरे में जाकर अपने फ़ोन को उठाता है और विंग को कॉल करता है। विंग के फ़ोन घर में ही बज रहे थे। वांगजी विंग के फ़ोन की आवाज़ सुनकर उसके रूम में जाता है और गुस्से से अपने फ़ोन को विंग के फ़ोन को हाथ में लेकर पटकते हुए कहता है, वे वुसियान, मैंने तुमसे कहा था, तुम चाहे कुछ भी हो जाए तुम घर से बाहर नहीं जाओगे, लेकिन तुमने मेरी बात को इग्नोर किया, तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी। वांगजी
इतने गुस्से में था, वो गुस्से से कांप रहा था। ना जाने क्यों वांग जी के दिल में एक अजीब सा डर था, जो जो कभी आज तक नहीं डरा, वो आज डर रहा था। वो अपने आप से कहता है, विंग, अगर आज तुम्हें कुछ हो गया तो मैं सारी दुनिया को तबाह कर दूंगा। मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से दोबारा पाया था, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता। खोने शब्द का डर वांग जी को अंदर तक झिकझोर कर रख दिया। वांग जी पागलों की तरह खुद में बड़बड़ा रहा था, विंग, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल से पाया है, अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता विंग। ये सोचकर वांग जी अपने रूम में वापस भाग कर जाता है और अपने रूम से कार का की लेता है और मंजिल से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वांग जी की कार बहुत ही तेज रफ्तार में सड़क पर भाग रही थी। वांग जी की आंखें पाँच की तरफ सड़क पर इधर उधर देख रहे थे। वांग जी गुस्से में किसी को कॉल लगाता है और कहता है, जल्दी से जल्दी विंग को ढूंढो। वांग जी के ऑर्डर सुनते ही सारे गार्ड्स विंग को ढूंढने में लग जाते हैं, लेकिन तभी वांग जी के फ़ोन पर लैंसी चेन का कॉल आता है। वांग जी लैंसी चेन का कॉल उठाते हुए कहता है, गगा, हमें विंग नहीं मिल रहा है। लैंसी चेन वांग जी पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, विंग मेरे पास है वांग जी, और वो ठीक है, तुमने उसे इतनी बुरी हालत में छोड़ दिया था। अगर मैं समय पर नहीं आता तो आज, ये बोलकर लैंसी चेन वहीं रुक जाते हैं। वांग जी को अंदर से घबराहट हो रही थी। वो थोड़ा पैनिक करते हुए कहता है, गगा, आप अभी कहाँ हो? लैंसी चेन कहते हैं, वांग जी, विंग इस वक्त तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं विंग को लेकर जा रहा हूँ। जब तक तुम्हारे बीच और विंग के बीच सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, तब तक तुम विंग को अपने साथ नहीं ले जा सकते। लैंसी चेन की बात सुनकर वांग जी गुस्से से कहता, मैंने कहा ना, वो सिर्फ मेरा है। अभी बताओ आप कहाँ हो, मुझे एड्रेस सेंड करो। लैंसी चेन ना चाहते हुए वांग जी को एड्रेस सेंड कर देते हैं। वो अपने भाई के कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन वो विंग को भी कुछ होने नहीं दे सकते थे। उन्हें गुस्सा आ रहा था अपने भाई पर। वो ना चाहते हुए भी कार को एक जगह खड़ी कर देते हैं। विंग कार को रुका हुआ देखकर लैंसी चेन की तरफ देखकर कहता है, काका, क्या हुआ? लैंसी चेन कुछ नहीं कहते, लेकिन तभी एक कार वहाँ आकर रुकती है और वांग जी गुस्से से कार से बाहर निकलता है। लैंसी चेन के कार का डोर ओपन करके विंग को खींचकर बाहर निकालता है और गुस्से से कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मंजिल से बाहर निकलने की? विंग वांग जी को देखकर थोड़ा डर जाता है और वो लैंसी चेन की तरफ देखता है। लैंसी चेन वांग जी को गुस्से से देख रहे थे। वो गुस्से में वांग जी को विंग से दूर कर देते हैं और कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था तुम अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखो? तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से अंकल तुम्हारे साथ नहीं रहते। तुम्हारे इसी गुस्से की वजह से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता। वांग जी, आखिर तुम कब तक खुद को बदलोगे? तुमने एक ओमेगा को हर्ट किया और उसे इतनी रात को अकेला छोड़ दिया। लैंसी चेन की बात सुनकर वांग जी एक गहरी सांस लेकर गुस्से में लैंसी चेन की तरफ देखते हुए कहते हैं, काका, मुझे लगता है आपको बीच में नहीं पड़नी चाहिए। मैं विंग को लेकर मेंशन आ जाऊंगा, आप जा सकते हो। लैंसी चेन ना चाहते हुए भी वो वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो भी चाहते थे कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाए। अब वांग जी विंग को देखता है और उसे लेकर कार के पास आता है, लेकिन विंग वांग जी के साथ जाने से मना कर देता है। अब वांग जी विंग को देखता है और कहता है, प्लीज़ विंग, कार में बैठ जाओ, बहुत रात हो चुकी है। तुम भीगे हुए हो और ठंड से काँप रहे हो। प्लीज़ तुम घर चलो। वांग जी का ऐसा बिहेवियर, ऐसा टोन देखकर विंग समझ पा रहा था वांग जी
ना तो घमंड से कह रहा था और ना ही गुस्से में कह रहा था। वांग जी इस वक्त पछतावे में था। उसने जो कुछ भी विंग के साथ किया था और कहा था उसकी पछतावे में था। विंग फिर भी वांग जी को इग्नोर करते हुए वहाँ से जाने लगता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, प्लीज़ विंग, मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं अकेला तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम घर चल के बात करते हैं ना। तुम मुझ पे गुस्सा कर सकते हो, तुम्हारा हक है मुझ पर चिल्लाना, गुस्सा करना। प्लीज़ विंग, यहाँ से चलो। ये देखकर वांग जी इधर उधर अपनी नज़रों को घुमाने लगता है, जैसे वो बहुत डरा हुआ है। विंग देख पा रहा था वांग जी को किस बात का डर था। विंग वांग जी की बातों को इग्नोर करके फिर से जाने लगता है। फिर से वांग जी विंग के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, मैंने कहा ना, घर चलो। विंग वांग जी को गुस्से से हाथ छुड़ाते हुए कहता है, मैं तुम्हारे लिए मायने नहीं रखता, तो फिर मुझे जाने से रोक क्यों रहे हो? मैं तुम्हारी लाइफ से जाना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। मैं तो बस तुम्हारे लिए एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज था, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ओमेगा भी नहीं हूँ। ये तुम शायद भूल रहे हो लैन वांग जी। विंग के इतने कड़वे शब्द वांग जी के दिल में एक खंजर की तरह लग रहा था। वांग जी एक गहरी सांस लेता है और विंग को जबरदस्ती कार में लाकर बैठा देता है और खुद भी कार में बैठकर कार को ड्राइव करने लगता है। विंग गुस्से से कहता है, लैन वांग जी, तुम समझते क्या हो खुद को? तुम जब चाहे मुझे अपने लाइफ से निकाल कर बाहर फेंक दोगे, जब चाहे मुझे अपनी लाइफ में ज़बरदस्ती उठा कर लाओगे। तुमने मुझसे ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की और फिर तुमने मुझे हमेशा ये याद दिलाते रहे कि मैं तुम्हारा एक कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड हूँ। हमारी शादी कॉन्ट्रैक्ट पट्टी की है। आखिर क्यों तुमने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया? क्यों तुमने ज़बरदस्ती मुझे अपने घर में रखा है? तुम जाने क्यों नहीं देते मुझे? विंग की बात सुनकर वांग जी एक गहरी सांस लेकर कहता है, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं समझता। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हें क्यों अपने साथ रखना चाहता हूँ, पर तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, चाहे जैसे भी, चाहे ज़बरदस्ती ही सही। बेवजह मैं तुम्हें नहीं खो सकता। वांग जी की बात सुनकर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। आखिर वांग जी चाहता क्या है उससे? लेकिन तभी वांग जी की कार जाकर एक कार से टकरा जाती है। जैसे ही वांग जी अपने आसपास देखता है, काफ़ी सारे कार वांग जी का पीछा कर रहे थे और चारों तरफ से घेर लिए थे। वांग जी एक कार को टक्कर मारकर जल्दी से अपनी कार को भगाने लगता है। विंग अब घबराया हुआ था। विंग को डरा हुआ देखकर वांग जी अपने फेस को विंग की तरफ करता है। विंग बहुत डरा हुआ था। विंग डरते हुए कहता है, ये सब क्या है? ये लोग हमारे पीछा क्यों कर रहे हैं? वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब वांग जी की बातों से विंग वांग जी पर शक करते हुए कहता है, तुम कौन हो? क्योंकि उसने देखा था जब भी वांग जी विंग को लेकर घर से बाहर निकलता था, तब भी कोई ना कोई उन दोनों पर हमला होती ही रहती थी। इसलिए अब विंग वांग जी को शक भरी नज़रों से देख रहा था। वांग जी विंग की ऐसी नज़रें देखकर कहता है, तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। विंग गुस्से से कहता है, आखिर क्यों? क्या वजह है? आपने मुझे ज़बरदस्ती कैद किया और मुझे धमकाया, मुझसे मुझसे शादी की, फिर ये सब। वांग जी का फोकस इस वक्त आसपास था और वो बहुत तेजी से कार को भगा रहा था। बाकी सारे कार उसके कार को हिट कर रहे थे, लेकिन वांग जी बहुत ही तेजी से कार को भगा रहा था। वो विंग की बात को जवाब देते हुए कहता है, विंग, तुम मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तुम मेरी लाइफ हो, एक यादें हैं जिसे मैं कभी नहीं भूला। ये बोलकर वांग जी वहीं रुक जाता है। वांग जी की बातें जैसे जैसे विंग सुन रहा था, शौक से उसकी आंखें बड़ी होती जा रही थी। विंग देख पा रहा था वांग जी की
फेस एकदम सख्त थे। लेकिन तभी एक कार बहुत ही जोरदार वांग जी के कार को हिट कर देती है, जिससे वांग जी के कार का एक्सीडेंट हो जाता है। वांग जी बस विंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। किसी तरह वो विंग की कार से बाहर निकलता है और विंग को एक पेड़ के पीछे खड़ा करते हुए कहता है, विंग तुम यहीं रुको, जब तक मैं ना कहूँ तुम बाहर मत आना, चाहे जो हो जाए। ये बोलकर वांग जी वहाँ से निकलता है और अपने पीछे से 2 गन लेकर उस तरफ फायरिंग करने लगता है। वांग जी इस वक्त खूंखार जानवर की तरह लग रहा था। वो ऐसा लग रहा था जैसे अपनी आंखों से ही किसी की जान ले ले। वहीं विंग वांग जी का ऐसा रूप देखकर शॉक था। विंग को सिर्फ गोलियों की आवाज़ आ रही थी। ऐसी आवाज़ें सिर्फ विंग ड्रामास में सुना था। जैसे जैसे वांग जी लोगों को मार रहा था, वैसे वैसे विंग की चीखें निकल रही थी। वो वांग जी को इस रूप में देखकर कांप रहा था। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। वांग जी अभी सबसे लड़ ही रहा था। ये देखकर एक गार्ड की नज़र विंग पर जाती है। वो विंग की तरफ बढ़ता है, लेकिन वांग जी उसे वहीं मार देता है। लेकिन तभी विंग देखता है कोई वांग जी को मारने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तभी विंग पेड़ के पीछे से आ जाता है और एक नाइफ वहाँ पड़ी हुई थी। विंग उसे उठाता है और उस गार्ड्स की तरफ फेंक देता है, जिससे वो गार्ड वहीं गिर जाता है। जैसे ही वांग जी की नज़र विंग पर जाती है, वो विंग के पास आता है और कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा था ना तुम बाहर मत आना, लेकिन तुम फिर भी बाहर आ गए। विंग डरी हुई आवाज़ में कहता है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा रहा, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। वांग जी गुस्से से कहता है, मैंने कहा ना तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं है। तुम जाओ यहाँ से और जाकर कहीं छुप जाओ। तुम तब तक बाहर मत आना जब तक मैं ना कहूँ। विंग कहता है, नहीं, मैं आपको यहाँ छोड़कर अकेला नहीं जाऊँगा। अगर अगर मैं मर भी गया तो भी मुझे कोई गम नहीं। वांग जी मरने शब्द सुनकर गुस्से से विंग की तरफ देखता है और दांत पीसते हुए कहता है, तुम्हें जिंदा रहना होगा, तुम नहीं मर सकते। जाओ विंग, अगर तुम अभी के अभी नहीं गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग जी की बात मानकर विंग जैसे ही आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एक गार्ड आकर विंग के सर पर गन को रख देता है। ये देखकर वेन चाओ हंसते हुए कहता है, बहुत खूब, अब वांग जी को हराना आसान हो जाएगा। ये बोलकर वो गार्ड के हाथों से गन ले लेता है और विंग के ऊपर पॉइंट कर देता है और कहता है, देखने में तो तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। तुम्हें मारने के लिए मैंने बहुत मेहनत की है। फाइनली तुम अब मेरे हाथ हो, आज मरने वाले हो। लेनो वांग जी, अपनी गन को फेंक दो। मैंने तुम्हारे ओमेगा को पकड़ लिया है। अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे ओमेगा को उड़ा दूंगा। ये सुनकर वांग जी वेंचाओ की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है, देखो वेंचाओ, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है तो विंग को जाने दो। मैं तुम्हें हरे हवाले खुद को करता हूँ, लेकिन तुम विंग को जाने दो। तुम अपने स्वार्थ के लिए बेगुनाह का जान नहीं ले सकते। वेंचाओ हंसते हुए कहता है, लेन वांग जी, तुम्हें क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? तुमने मेरे भाई को मार दिया, मेरे डैड को मार दिया। अगर मैं उनका बदला तुमसे नहीं लिया तो मैं कैसा बेटा और कैसा भाई? मुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी। मैं मरने के बाद स्वर्गलोक में जाऊंगा तो क्या मुंह दिखाऊंगा अपने भाई और अपने डैड से? क्यों ना मैं तुम्हारे इस ओमेगा को मार दूं? लेकिन देखने में तुम्हारा ओमेगा तो बहुत खूबसूरत है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये सब सुनकर वांग जी गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से वेंचाओ को देखता है, जो विंग को देख रहा था। वेंचाओ विंग के नेक पर अपने नोज को रखता है
और स्मेल करने की कोशिश करता है। ये देखकर वांगजी गुस्से से पागल हो उठता है और वो सारे गार्ड्स को मारने लगता है। वो बहुत बुरे तरीके से मार रहा था। वहीं विंग को बहुत गंदा फील हो रहा था जब वेंचाओ ऐसा कर रहा था। वो वेंचाओ से छूटने की कोशिश कर रहा था। वहीं वांगजी वेंचाओ के पास आ जाता है। वेंचाओ को तो एहसास भी नहीं हुआ वो विंग के वो मेगासेंट में खो गया था। लेकिन तभी वांगजी बहुत ही जोरदार किक करता है जिससे वेंचाओ ज़मीन पर गिर जाता है। वांगजी विंग को खींचकर अपने पाँव में भर लेता है और जहाँ वेंचाओ अपने नोच को रफ कर रहा था, वांगजी गुस्से से विंग के नेक के पास वेंचाओ की अल्फा सेंट स्मेल करने के बाद उसने गुस्से से विंग के नेक पर एक जोरदार बाइट कर देता है जिससे विंग चीख पड़ता है। चीख के मारे और दर्द के मारे विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये बेवकूफ़ अल्फा इतनी इस सिचुएशन में भी उसे जेलसी हो रही है। वांगजी बाइट करने के बाद विंग के नेक को देखता है और वेंचाओ को देखता है और गुस्से से वेंचाओ के पास जाकर उसे मारने लगता है। बाकी गार्ड वांगजी को वेंचाओ से दूर करते हैं। वांगजी गुस्से से उन गार्ड्स को वहीं मार देता है और वेंचाओ को जैसे ही मारने जाता है तो देखता है वेंचाओ गन पॉइंट करके विंग के सामने खड़ा था। वो लोग कुछ दूरी पर थे। ये देखकर वांगजी कहता है वेंचाओ तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम तब तक वेंचाओ अपने ट्रिगर को दबा चुका था। वांगजी जल्दी से विंग के पास जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है जिससे वो बुलेट जाकर वांगजी के सीने में लगती है। ये देखकर विंग एक जोर का चीखा। वहीं वांगजी अपने गन को निकालकर वेंचाओ को माथे पर शूट कर देता है। वेंचाओ वहीं मर जाता है और वांगजी वहीं गिर जाता है। वांगजी के खून विंग के पूरे फेस पर थे। विंग अब भी समझ नहीं पाया अभी क्या हुआ है। वो वांगजी को गिरता हुआ देखता है तो उसे होल्ड कर लेता है और रोते हुए कहता है लंजा लंजा आंखें मत बंद करना प्लीज़। तुम्हें मेरे सामने आने की क्या ज़रूरत थी। आज ये पहली बार था जो विंग वांगजी को लंजा कह रहा था। वांगजी के होठों पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। विंग वांगजी को उठाते हुए कहता है लंजा लंजा। तभी वांगजी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं। विंग रोते हुए कहता है लंजा लंजा आंखें मत बंद करना प्लीज़। आंखें मत बंद करना। तुम मेरे आखिरी उम्मीद हो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। ये बोलकर विंग वांगजी के बॉडी से निकल रहे खून को रोकने की कोशिश करने लगता है। विंग को इस तरह रोते हुए देखकर बहुत मुश्किल से वांगजी अपने आंखों को खोलकर विंग के चेहरे को देखता है और अपने खून से रंगे हाथों को विंग के फेस पर रखते हुए कहता है विंग आई एम सॉरी विंग। मेरा साथ यहीं तक था। हो सके तो अपने लैंजैन को माफ़ कर देना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। विंग रोते हुए कहता है लैंजैन चुप रहो। ये कोई समय नहीं है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं सबको खो चुका हूँ। तुम्हें नहीं खो सकता। विंग रोते हुए फिर से कहता है तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने ऐसा क्यों किया। तुमने मुझे क्यों बचाया। हाँ। वांगजी एक छोटी सी स्माइल करता है। विंग मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता था। मैं अपने प्यार को जिंदा रखना चाहता था। इसलिए अगर तुम्हें कुछ होता तो मैं जीते जी मर जाता। विंग मैं मर जाता। मुझे माफ़ कर दो। विंग पागलों की तरह फुट फुट कर चिल्ला रहा था और रो रहा था। वांगजी के फेस पर मार रहा था। वांगजी की आंखें अब बंद हो रही थी। वो मारते हुए कहता है तुम धोखेबाज। तुम हार्टलेस हो। तुम्हारे अंदर दिल ही नहीं है। तुमने ऐसा क्यों किया। क्यों बचाया मुझे। ऐसी ज़िंदगी मुझे नहीं चाहिए जिसमें तुम ना हो। तुम जानवर हो।
तुम जानवर हो लैन भांजी, तुम जानवर हो। तुम इंसान के लायक नहीं हो। तुम दूसरों के बारे में कभी नहीं सोचते, तुम सिर्फ खुद के बारे में सोचते हो। विंग की बातें सुनकर विंग को इस तरह चिल्लाकर रोते हुए देखकर वांगजी के होठों पर एक स्माइल आ जाती है। वांगजी अपनी पूरी ताकत लगाकर थोड़ी धीमी आवाज में कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं मैं अपने आखिरी सांस तक तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये बोलकर वांगजी की आंखें अपने आप ही बंद हो गई, जो बहुत मुश्किल से खोल रखा था अब वो बंद हो चुकी थी। वांगजी का हाथ विंग के फेस पर से फिसलकर नीचे धड़ाम से गिर जाता है। ये देखकर विंग एक जोरदार चीख के साथ कहता है, नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते लैन वांगजी। विंग पागलों की तरह चिल्ला रहा था, इधर उधर भाग रहा था। वांगजी की भरी बारिश में भी वांगजी के बॉडी से ब्लड बाहर आ रहे थे, जो वहाँ ब्लड हर जगह दिखाई पड़ रहे थे। विंग हर जगह चिल्ला रहा था। वो जल्दी से अपने आसपास देखता है, लेकिन तभी उसे याद आता है। वांगजी के पॉकेट में अपना हाथ डालता है, वांगजी के पॉकेट से फ़ोन निकालता है, लैंसीचैन को कॉल करता है। लैंसीचैन जैसे ही कॉल को रिसीव करते हैं, विंग के रोने की आवाज़ सुनाई देता है और वो विंग से पूछते हैं। विंग रोते हुए कहता है, गगा, लैंचैन। जैसे ही लैंसीचैन इतना सुनने वो अपनी कार को वापस उसी ओर लाते हैं। जब वो आते हैं तो देखते हैं विंग पागलों की तरह वांगजी को लेकर चिल्ला रहा था। वो रो रहा था और उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, उसके ब्लड को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी लैंसीचैन अपने भाई को इस हाल में देखकर उनका पैर सुन्न हो चुका था। वो जल्दी से विंग के पास आते हैं और वांगजी को अपने गोद में उठाकर अपनी कार में बिठाते हैं। उनका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। वो जल्दी से विंग को बैठने को कहते हैं और वांगजी को लेकर हॉस्पिटल निकल जाते हैं। 1 घंटे बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। विंग एक जगह बैठा हुआ था, सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा उसके साथ पहले हुआ था। विंग के आंखों के सामने वही मंजर घूम रहे थे जो 6 महीने पहले थे। वांगजी को उसी हालत में देख रहा था विंग, जैसे 6 महीने पहले जैनचैन को देखा था। आज भी वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर वांगजी का बाहर आने का वेट कर रहा था। विंग के शर्ट पे हर जगह वांगजी का ब्लड लगा हुआ था, उसके हाथ में, उसके फेस पर खून बुरी तरह से सूख चुके थे। आज विंग उस पर्सन के लिए रो रहा था जिसने उसके भाई की जान बचाई थी। अब विंग के पास रोने की ताकत ही नहीं बची थी। वहीं दूसरी तरफ लैंसीचैन खड़े थे, उनकी आंखों में आंसू था, उनके हाथ पैर कांप रहे थे और वो चिंता भरी नज़रों से उस डोर को देख रहे थे जो कब से बंद हो चुका था। लैंसीचैन अपनी आंखों में आंसू लिए विंग को देखते हैं, जो बिल्कुल पत्थर की तरह वहीं बैठा था। विंग अब अपनी जगह से आंसू को पोंछता है और उठकर लैंसीचैन के पास जाता है और रोते हुए कहता है, गगा, मुझे जवाब चाहिए। कौन थे वो लोग और मुझे मारने क्यों आए थे? जब भी मैं लैन मेंशन से बाहर निकलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है। आज मैं जानना चाहता हूँ। विंग का ये रूप देखकर लैंसीचैन विंग को ही देख रहे थे, वो विंग को बताना नहीं चाहते। लैंसीचैन को देखकर विंग कहता है, गगा, वो लोग जो भी हैं उन्हें मार डालो, उनमें से कोई नहीं बचना चाहिए। मैं उनकी लाशें देखना चाहता हूँ, उनमें से कोई नहीं बचना चाहिए। ये बोलकर विंग अपने दोनों हाथ को देखता है जिस पे ब्लड लगे हुए थे। लेकिन तभी विंग को एक फ्लैशबैक याद आता है जिसमें उसके हाथों में खून लगे हुए थे और वो 10 साल का था। एक अल्फा बॉय था
जो उसके ढाल बनकर खड़ा था। वहाँ गोलियां चल रही थी, लेकिन वो बच्चा फिर भी विंग को प्रोटेक्ट कर रहा था। वो उन गोलियों से विंग को दूर रख रहा था, लेकिन विंग को बचाते बचाते उस बच्चे को गोली लग जाती है, जिसे विंग बहुत चीखता है। उसके पूरे कपड़े पे उस बच्चे की ब्लड लग चुके थे, लेकिन फिर भी वो बच्चा विंग को सुनसान जगह पर लाकर छुपा देता है। वो 10 साल का बच्चा उस अल्फा को देख रहा था, जो 14 साल का था। वो विंग को छुपाते हुए कह रहा था, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम यहाँ से भाग जाओ। विंग, तुम्हें यहाँ कोई ढूंढने नहीं आएगा। जब सब कुछ शांत हो जाएगा तो तुम यहाँ से बाहर निकल कर चले जाना। विंग झट से अपनी आंखों को खोलता है और कहता है लैंसिजन की तरफ देखकर, क्या वांगजी ही लैंजैन है? मैंने उसे लैंजैन क्यों कहा? लैंजैन तो उस बच्चे का नाम है जिसने मुझे उस रात बचाया था। वो वांगजी था जब मेरे मॉम डैड मारे गए थे। क्या उस वक्त मुझे लैंजैन ने बचाया था? ये सोचकर विंग की धड़कनें बहुत तेज धड़कने लगती हैं। वो वांगजी की आंखें और वांगजी की बातें याद करने लगता है। अब मुझे यकीन हो जाता है कि वांगजी ही वो बच्चा है जिसे उसे बचपन में बचाया था। विंग को याद आता है, वांगजी कह रहा था, मैं तुम्हें तब से जानता हूँ जब तुम खुद भी नहीं जानते थे। और वो बंदूक का लगना। विंग वांगजी की बातों को याद करने लगता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। ये सोचकर विंग जैसे ही उसे याद आता है वो रोते हुए नीचे बैठ जाता है। वो मुझसे प्यार करता था, ये बोलकर विंग रोते हुए हंसने लगता है। और लैंसिजन विंग को देख रहे थे। वो कुछ नहीं कहते। वो शुरू से ही जानते थे विंग कौन था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोलते। उन्हें अपने भाई के लिए बहुत फिक्र हो रही थी। लेकिन तभी ऑपरेशन रूम से एक डॉक्टर बाहर आता है। वो जल्दी से लैंसिजन के पास आकर कहता है, मिस्टर लैन को ब्लड लॉस हो चुकी है, हमें ब्लड चाहिए। जैसे ही ये विंग सुनता है वो उठकर वहीं जल्दी से खड़ा हो जाता है और कहता है, डॉक्टर आप मेरी ब्लड ले लीजिए, मेरा ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव है, आप ले सकते हैं। ये सुनते ही डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं विंग को लेकर। विंग इस वक्त ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हस्बैंड था और ना ही जेंगचन का भाई था और ना ही वो एक जिम्मेदारी, बल्कि वो एक हस्बैंड था, बल्कि उस डेविल की जिसने उसे हमेशा प्रोटेक्ट किया है। अब हमें 3 घंटे बाद दिखाया जाता है नॉर्मल वार्ड में। वांगजी को लेटा दिया गया था। विंग वांगजी के पास जाता है। वांगजी बेहोश था। विंग वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए कहता है, तुमने मुझे बहुत बेवकूफ़ बनाया है। आखिर क्यों तुम मुझसे छुपाते रहे? तुमने मुझे सच क्यों नहीं बताया? तुम मेरे नज़रों में बुरा बनते रहे, लेकिन मुझे सच नहीं बताया। मुझे जानकर खुशी हुई तुम वही हो जिसका मैं वर्षों से इंतज़ार कर रहा था। विंग अपने एक हाथ से वांगजी के बालों को रफर करते हुए कहता है, तुम ठीक हो जाओ, अब हम एक साथ रहेंगे, हमें कोई अलग नहीं करेगा। अब धीरे धीरे वांगजी की फिंगर हिलने लगती है। ये देखकर विंग खुश हो जाता है। वांगजी धीरे से अपने आइज़ को ओपन करते हुए विंग को देखता है, जो उसके बहुत करीब था। वांगजी विंग को देखकर कहता है, तुम ठीक हो? विंग स्माइल करके कहता है, गोली मुझे नहीं तुम्हें लगी है, तुम ठीक हो ना? रुको, तुम्हें कहीं दर्द तो नहीं हो रहा है? मैं डॉक्टर लेकर आता हूँ। ये बोलकर जैसे ही विंग उठने की कोशिश करता है, वांगजी विंग के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है, तुम मुझसे दूर मत जाओ, मैं अब तुम्हें नहीं खो सकता। ये सुनकर विंग के आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वांगजी को देखता है, जिसके आंखों के कॉर्नर से
आंसू आ रहे थे। आज ये पहली बार था जिस जो विंग वांग जी की आंखों में आंसू देख रहा था। वांग जी कहता है, फाइनली मैंने तुम्हें बचा लिया। वांग जी की बात सुनकर विंग के आंखों से आंसू उसके फेस से होकर नीचे गिर जाती है। लैंचर जैसे ही वांग जी ये सुनता है तो वो शॉक हो जाता है। विंग ये देखकर स्माइल करता है और कहता है, तुम मुझे पहले से जानते थे कि मैं कौन हूँ? विंग की बात सुनकर वांग जी हल्का सा अपना सर हाँ में हिलाता है और अपने फेस से मास्क को हटाते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया विंग, मैं कभी नहीं भूला। तुम मुझे हमेशा से याद थे, तुम मेरे विंग थे, तो मैं तुम्हें कैसे भूल सकता था। ये सुनकर विंग वांग जी के हाथों पकड़कर रोने लगता है। विंग को इस तरह रोते हुए देखकर वांग जी विंग को शांत कराता है। विंग, आई लव यू। ये सुनकर विंग और भी वांग जी को हक करके रोने लगता है। ये पहली बार था विंग वांग जी के मुंह से सुन रहा था, यही तो वो सुनना चाहता था। वांग जी के हाथ विंग के बालों पे रफल हो रहे थे, वो विंग को शांत करवा रहा था। अब वहाँ डॉक्टर भी आ जाते हैं, लैन सिचन भी वहाँ आते हैं। वांग जी को होश में आता देख लैन सिचन खुश होते हुए कहते हैं, वांग जी तुम ठीक तो हो ना? मैं तो डर गया था, तुमने सबको डरा दिया था। वांग जी कुछ नहीं कहता है। लैन सिचन कहते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, तुम जब भी घर से बाहर निकला करो अपने साथ अपने गार्ड्स को लेकर निकला करो, लेकिन तुम किसी के सुनते ही कहाँ हो। तुम्हें तो बस अपनी ही मनमानी करनी है। डॉक्टर वहाँ आ जाते हैं और डॉक्टर वांग जी को चेक करते हुए कहते हैं, मिस्टर लैन अब आप खतरे से बाहर हैं। लैन सिचन डॉक्टर को देखकर कहते हैं, डॉक्टर क्या मैं इसे ले जा सकता हूँ? डॉक्टर पहले तो मना करते हैं, सिचुएशन को समझते हुए फिर मान जाते हैं। वांग जी और लैन सिचन घर जा चुके थे विंग को लेकर। विंग के लिए वहीं पे सब कुछ शिफ्ट कर दिया गया था, नर्स भी और डॉक्टर भी वहीं थे। वांग जी को हमेशा देखा करते थे, विंग अच्छे से ख्याल रखता था। धीरे धीरे वांग जी रिकवर भी हो रहा था। अब हमें 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। वांग जी और विंग के बीच काफ़ी हद तक सब कुछ ठीक हो चुका था। विंग वांग जी का बहुत ख्याल रखता था और वांग जी भी खुश था इस बात से। वहीं वांग जी से विंग पूछने की कोशिश कर रहा था कि उसने बताया क्यों नहीं। वांग जी विंग से इरिटेट हो चुका था। वो लैपटॉप पर अपनी फिंगर को चलाते हुए कहता है, विंग मुझे काम करने दो, मैं फिर कभी तुम्हें बता दूंगा। विंग वांग जी के पास आते हुए गुस्से में कहता है, मैं कितने दिनों से पूछ रहा हूँ, तुम हर रोज यही कहते हो कि तुम मुझे बता दोगे, लेकिन तुम अब तक नहीं बताए कि तुमने मुझे पहचाना कैसे। विंग की बात सुनकर वांग जी एक टेबल स्मोक करते हुए कहता है, तुम्हें पहचानना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार खुद को सोच कर देखो कि मैं तुम्हें कैसे पहचान लिया। विंग गुस्से से वांग जी के पास आता है और उसके हाथों से उसके लैपटॉप को छीनते हुए कहता है, पहले मुझे बताओ। तो वांग जी कहता है, विंग मुझे काम करने दो, अब लगता है तुम्हारे अंदर से मेरा डर खत्म हो चुका है, अब फिर से तुम्हें डराना पड़ेगा। विंग हंसते हुए कहता है, सीरियसली? लैन वांग जी मैं तुमसे डरता ही कब था, वो तो मैं बस। ये बोलकर चुप हो जाता है। वांग जी हंसते हुए कहता है, तुम में अब भी हिम्मत है मुझे धमकाने की, तुम्हें मेरे धमकियों से अब डर नहीं लगता, तो कुछ और करना पड़ेगा। विंग कहता है, हस्बैंड मैं बस ये जानना चाहता हूँ आपको कैसे पता चला, मैं कितने दिनों से पूछ रहा हूँ, मुझे बस आप बता दो, आज मैं ये जान के रहूँगा। वांग जी कहता है, ठीक है मैं आज तुम्हें बताऊँगा। तो एक फ्लैशबैक यहीं शुरू होती है। एक 14 साल का बच्चा बेसमेंट में बंधा हुआ बैठा था और वो होश में आता है तो देखता है वो बंधा हुआ था। वो जल्दी से खुद को खोलता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ काफ़ी सारे बच्चे थे, वो भाग नहीं पा रहा था। विंग अब
जाकर एक कोना में बैठ जाता है और रोते हुए कहता है, मम्मी, डैडी। वो रो रहा था, अपने माँ बाप को बुला रहा था। तभी वहाँ एक और बच्चा आता है और वो विंग को उठाता है और समझाता है कि वो उसे सेफली यहाँ से बाहर निकालेगा। विंग अब चुप हो जाए। विंग रोते हुए कहता है, गगा, आप बहुत अच्छे हो, आप बड़े होकर मुझसे ही शादी करना। तो वो बच्चा हंसते हुए कहता है, अच्छा, मैं तुमसे ही शादी करता हूँ। अपने 3 उंगलियाँ दिखाते हुए कहता है, मैं लैनवांग जी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मेरा ओमेगा सिर्फ वी वुजियान होगा। तुम मात्र एक मेरे हस्बैंड होगे। ऐसे ही वांग जी विंग का ख्याल रखता था। वांग जी भी वहाँ किडनैप हो चुका था, लेकिन वांग जी विंग के साथ ही बाहर निकलना चाहता था। वांग जी फिर भी विंग से बड़ा था। वो हमेशा रात को इधर उधर रास्ता ढूंढता कि वो कैसे बाहर निकले और इन बच्चों को भी बाहर निकाले। जब भी विंग कुछ भी गलती करता तो वो लोग जैसे ही विंग को मारते, वांग जी विंग के बदले मार खाता और उसे प्रोटेक्ट करता। वैसे ही दोनों एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। वो दोनों एक दूसरे का खूब साथ देते। जब भी विंग रोता, वांग जी चुप कराता। विंग गलती करता तो वांग जी ही उसे प्रोटेक्ट करता। वो कई बार वांग जी को बहुत पिटाई पड़ती थी विंग को बचाने के लिए। एक दिन वहाँ पुलिस आ जाती है और वो सारे गुंडों को पकड़ लेते हैं और बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन उनमें से एक गुंडा जो था, वो बच्चे विंग को लेकर वहाँ से भाग जाता है। वांग जी ये देख लेता है। वो जल्दी जल्दी उस गार्ड का पीछा करता है। वो गार्ड विंग को पुलिस भी पीछे जाते हैं। वो वांग जी बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गार्ड वांग जी को गोली मार देता है। वांग जी फिर भी विंग को किसी तरह बचा लेता है। वांग जी छोटा बच्चा था, उसे गोली लगने की वजह से काफ़ी सारा ब्लड लॉस हो चुका था। विंग देख रहा था। वो पुलिस विंग को वहाँ से लेकर चले जाते हैं और वांग जी के मॉम डैड भी वांग जी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब फ्लैशबैक यहीं ख़त्म हो जाती है। वांग जी अपने आंखों में आंसू लिए कहता है, विंग, वो वेन रोहान, वो तुम्हारे डैड की सबसे बड़ा दुश्मन था। उसने तुम्हारे मॉम डैड को मार दिया, उसके बाद मेरे मॉम डैड को मार दिया और तुम्हें अनाथ आश्रम भेज दिया। जब तुम बड़े हुए तो वो मात्र तुम्हें भी मारना चाहता था। वो तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था ताकि उस पूरी प्रॉपर्टी उसके हो सके। उसने मेरे मॉम डैड को इसलिए मारा क्योंकि मेरे मॉम डैड ने तुम्हारे मॉम डैड को मारते हुए देख लिया था, इसलिए उन चारों को वेन रोहान वहीं मार दिया और तुम्हें मारने भी गया था, लेकिन वक्त रहते तुम्हें बचा लिया गया। फिर मुझे पता चला कि तुम्हें किसी ने अडॉप्ट कर लिया है। फिर मैंने वहाँ भी पता किया तो पता चला जियांग फैमिली ने तुम्हें अडॉप्ट किया है और वो लोग तुम्हें बचाने के लिए भी मारे गए। अब मेरा एक ही लक्ष्य था, तुम्हें बचाना, इसलिए मैं माफिया में एंटर किया और तुम्हें बचाने के लिए माफिया बन गया। और मुझे इस तरह से अपने मॉम डैड की भी बदला लेना था, इसलिए मैंने वेन रोहान को मार दिया ताकि वो हमारे रास्ते से हट जाए। मैं बस सबका बदला लेना चाहता था, इसलिए मैंने वेन रोहान को मार दिया। बीच में वेन रोलियो भी आ गया, इसलिए मैंने उसे भी मार दिया। बचा एक वेन रोहान, उसने ही तुम्हारा और झेंग झेंग का कार का एक्सीडेंट करवाया था और वो तुम्हें मारना चाहता था और इसी इरादे थे उस दिन आया था। जैसे उसे पता चला कि तुम घर से बाहर निकले हो, इसलिए वो आ गया था। वांग जी की बात सुनकर विंग वांग जी के फेस पर हाथ रखते हुए कहता है, वांग जी, तुमने कितना सफ़र किया है, तुमने सबका बदला अकेले ही लिया है, तुम यहाँ तक के माफिया वर्ल्ड भी बन गए। अब वांग जी विंग को खींचकर अपने करीब कर लेता है, उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहता है, अब हम दोनों एक हो चुके हैं, अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस छोटे से दिमाग को ज़्यादा मत लगाओ, मुझे पता है तुम्हारे पास दिमाग नहीं है। फिर भी विंग चिढ़ते हुए कहता है, लंचा, ये तुमने बताया ही नहीं कि तुमने मुझे पहचाना कैसे। वांग जी हंसते हुए कहता है,
सोच कर देखो। तभी वांग जी के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वांग जी उस मैसेज को देखता है तो विंग से कहता है, विंग तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, तुम रेडी हो जाओ। विंग हंसते हुए कहता है, कौन सी सरप्राइज़? मुझे इन दिनों में बहुत सारे सरप्राइज़ मिले हैं। ये बोलकर विंग बाथरूम की तरफ जाता है। वांग जी पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है। विंग हंसते हुए कहता है, मैं बात लेने के लिए जा रहा हूँ। वांग जी थोड़ा टीज करते हुए कहता है, मुझे भी बात लेना है, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? विंग शौक होते हुए कहता है, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, तुम मेरे साथ बात नहीं ले सकते, तुम मेरे आने के बाद जाना। वांग जी कहता है, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं बस तुम्हें बता रहा था, चलो हम साथ बात लेते हैं। विंग वांग जी के ऊपर तौल फेंक कर कहता है, तुम्हारी ये गंदी दिमाग अपने पास रखो, मेरे पीछे आने की कोशिश किया तो मैं यहीं मार दूंगा तुम्हें। ये बोलकर डोर को लॉक कर देता है। वांग जी हंसते हुए कहता है, पर बाहर तो तुम्हें आना ही पड़ेगा, तुम तो तौल ले जाना ही भूल गए। विंग हाँ, जल्दी से डोर को ओपन करता है और कहता है, लैंजैन वो टॉल मुझे दे दो। वांग जी कहता है, मैं ये टॉल तुम्हें नहीं दूंगा, मुझे भी बात लेना है, अंदर आने दो। विंग कहता है, लैन वांग जी मैं तुम्हें मार डालूंगा। फिर वांग जी थोड़ा परेशान करता है और वो टॉल विंग को दे देता है। टॉल लेकर विंग डोर को बंद कर देता है। वांग जी अपने मन में कहता है, विंग जैसे तुम्हें पता चलेगा तुम बहुत खुश हो जाओगे, तुम बस बाहर आओ, मैं अभी तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। ये सोचकर वांग जी स्माइल करता है और विंग से चिल्लाते हुए कहता है, विंग अगर तुम लेट हो गए तो मैं तुम्हें कहीं ले जा रहा हूँ, नहीं लेकर जाऊंगा, तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। विंग कहता है, ओके मुझे बस 10 मिनट दो, मैं रेडी होकर बाहर आता हूँ। वांग जी कहता है, 10 मिनट मतलब आधे घंटे। ये सोचकर वांग जी अपने सर को ना में हिलाता है और अपने लैपटॉप पर कुछ वर्क करने लगता है। कुछ देर के बाद विंग बात लेकर बाहर आता है। विंग देखता है वांग जी काम कर रहा था। वो कुछ ना बोलते हुए मिरर के पास जाकर खड़ा हो जाता है, अपने आप को देखते हुए कहता है, वांग जी तुम आज मुझे कहीं लेकर जाने वाले थे और तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैं बस कुछ काम कर रहा हूँ, बस खत्म होने वाली है। वांग जी जैसे ही काम खत्म करके विंग की तरफ देखता है, उसकी सांसें अटक जाती है क्योंकि विंग अभी अभी बात लेकर आया था, वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। वांग जी विंग के पास जाता है। तभी विंग चिढ़ते हुए कहता है, देखो वांग जी अगर तुम फिर से शुरू हुए तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अभी मुझे तुम सरप्राइज देने वाले थे और मुझे पता है तुम शुरू हो जाओगे तो तुम सरप्राइज भी भूल जाओगे और तुम छोड़ने वाले नहीं हो। वांग जी हंसते हुए कहता है, फिक्र मत करो माई लिटिल ओमेगा, मैं अभी कुछ नहीं करूँगा, मैं तो अभी तुम्हें हॉस्पिटल लेकर जाऊँगा। विंग थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहता है, हॉस्पिटल? पर हम हॉस्पिटल क्यों जा रहे हैं? वांग जी कहता है, तुम्हें पता चल जाएगा। विंग रेडी होकर आता है। वांग जी विंग को लेकर हॉस्पिटल जाता है। विंग जैसे ही अंदर जाता है तो देखता है जेंग चैंग बैठकर लैंसी चैन से बातें कर रहा था। लैंसी चैन जेंग चैंग को परेशान कर रहे थे। जैसे ही जेंग चेंग विंग को देखता है और वो विंग को हक करते हुए कहता है, विंग ये पागल अल्फा कौन है, कब से मुझे परेशान कर रहा है, मैं तुम्हें कब से इनसे तुम्हारे बारे में पूछ रहा था, ये तुम्हें नहीं बता रहे थे। तभी वो विंग के साथ वांग जी को खड़ा देखता है और कहता है, ये कौन है, ये दोनों एक जैसे क्यों हैं? विंग हंसते हुए कहता है, वो जेंग चेंग ये मेरे अल्फा है। ये सुनकर जेंग चेंग शॉक हो जाता है और विंग को मारते हुए कहता है, धोखेबाज, तुमने मुझसे कहा था हम दोनों भाई एक साथ रहेंगे और हमारे बीच कोई नहीं आएगा, और तुम शादीशुदा हो, तुमने मुझे धोखा दिया है, मुझे धोखे देकर जब मैं कोमा में था तो तुमने शादी कर लिया। जेंग चेंग की बात सुनकर विंग चिढ़ते हुए कहता है, जेंग चेंग तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ साथ कुंवारा मरूं, तुम ही कुंवारा मरो। जिंग जिंग कहता है, देखो विंग तुम प्रॉमिस नहीं तोड़ सकते। तभी विंग कहता है, जेंग चेंग तुम भी अब अपने लिए एक अल्फा चुन लो,
तभी लैंसिचन खड़े होते हुए कहते हैं, मैं हूँ ना, चुनने की क्या ज़रूरत है। लैंसिचन को देखकर भी जेंग चेंग अपना मुंह बनाते हुए कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो। कब से? जब से मैं होश में आया हूँ तुम मुझे इरिटेट कर रहे हो। अब मुझे गुस्सा आया तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगा। लैंसिचन हंसते हुए कहते हैं, ये बहुत डेंजर है। मैं जब से ये होश में आया है तब से बोले जा रहा है। विंग, तुम इसका मुंह बंद करो, नहीं तो मैं इसका मुंह बंद कर दूंगा। जैसे ही जेंग चेंग विंग दोनों ही टाइटली हग कर लेते हैं, वांग जी कहता है, अब तुम ठीक हो चुके हो, अब चलो मेंशन वापस चलते हैं। तुम्हारा भाई बिल्कुल ठीक हो गया है, वो गागा के साथ आ जाएगा। तभी वो चिढ़ते हुए कहता है, तुम हम दोनों भाई वो के बीच क्यों आ रहे हो। वांग जी गुस्से से जेंग चेंग की तरफ मुड़कर देखते हुए कहता है, तुम अपना मुंह बंद करो, तुम्हें तो मेरे गग्गा ही ठीक करेंगे। तुम अब भी वैसे के वैसे हो, तुम में कुछ भी बदलाव नहीं आया है। विंग के आंखों में आंसू थे। वो जेंग चेंग को ठीक देखकर बहुत खुश था, इसी दिन का इंतजार कर रहा था। अब दोनों सीरियस होकर बातें करने लगते हैं और विंग सब कुछ बता देता है, किसने विंग के कार का एक्सीडेंट करवाया था, विंग के मॉम डैड को, और जेंग चेंग के मॉम डैड को किसने मारा था। सारी बातें जानकर जेंग चेंग थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है, सॉरी विंग, जिस वक्त मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। मेरे वजह से तुमने इतनी सारी तकलीफ़ें सही। वो ये बात वांग जी की तरफ घूर कर कहता है। वांग जी अपना मुंह बनाते हुए कहता है, विंग अब रात हो चुकी है, अब हमें चलना चाहिए। वो विंग का हाथ पकड़ता है, बिना विंग की बात सुने उसे बाहर ले जाने लगता है। ये देखकर जेंग चेंग चिल्लाते हुए कहता है, हे लैन वांग जी, तुम खुद को समझते क्या हो, मुझसे मेरे भाई को दूर नहीं कर सकते। तभी लैन सिचेन जेंग चेंग के हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, इतना ओमेगास के लिए इतना गुस्सा अच्छा नहीं होता। उसे मेरे भाई ले गया है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे पास हूँ ना। आखिर तुम्हें एक ना एक दिन शादी करनी ही है तो क्यों ना तुम मुझसे शादी कर लो। जेंग चेंग गुस्से में कहता है, तुमसे मैं शादी क्यों करूं, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा। लैंसिचन कहते हैं, देखो, मैं इन 7 महीने में तुम्हारा ख्याल रखा है, मैंने तुम्हारे हर ज़रूरत की, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें बिना कपड़ों को भी देखा है। ये सुनकर जैसे ही ये जेंग चेंग सुनता है वो अपने दोनों हाथ को अपने ऊपर रखते हुए कहता है, बेशर्म अल्फा, तुमने मुझे तुम सच सच बताओ, तुम सच बोल रहे हो। लैंसिचन हंसते हुए कहते हैं, अब इतना भी क्या शर्माना, वैसे भी मैंने तुम्हें अपना ओमेगा मान लिया है, अब तुम मुझे अपना अल्फा मान लो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सुनकर जेंग चेंग अपने पिल्लों को लैंसिचन के ऊपर मारते हुए कहता है, तुम दोनों बेशर्म हो। लैंसिचन हंसते हुए उस रूम से बाहर निकलते हुए कहते हैं, रेडी हो जाओ, हम घर जा रहे हैं, मैं तुम्हें डिस्चार्ज का फॉर्मेलिटी पूरा करके आ रहा हूँ। ये बोलकर वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें लैंड मेंशन का सीन दिखाया जाता है। वांग जी और विंग का एवरीडे मीन्स एवरीडे शुरू हो चुका था। वांग जी और विंग की मॉर्निंग उस रूम में सुनाई दे रही थी। विंग की सिसकियाँ बहुत तेज थी जो वांग जी को म्यूजिक की तरह लग रही थी। वहीं 2 घंटे बाद इनकी सेशन खत्म हो जाती है। वांग जी विंग को लेकर बाथरूम में जाता है और उसे क्लीन करके बेडशीट को चेंज करके विंग को लेटा देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट करते हुए कहता है, सो जाओ, रात हो चुकी है। ये बोलकर वो भी लाइट ऑफ करते हुए कहता है, विंग गुड नाइट, और विंग को टाइटली हक कर लेता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। ब्रेकफास्ट टेबल पर लैन कुरैन विंग को देखते हैं और कहते हैं, विंग, मैं कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, मुझे आने में कुछ दिन लग जाएंगे, इन 2 निकम्मों की अच्छे से ख्याल रखना। तभी उनकी नज़र जेंग चेंग पर जाती है और कहते हैं, अरे बेटा, तुम ठीक हो गए। जेंग चेंग कन्फ्यूज होकर लैन कुरैन को देखता है और कहता है, आप कौन हो। विंग कहता है, जेंग चेंग, इनसे मिलो, ये अंकल है लैन सिचेन और वांग जी की। तभी लैन कुरैन कहते हैं, और तुम्हारी भी, तुम दोनों मुझे लैंसिचन की तरफ देखकर कहते हैं, और तुम शादी कब कर रहे हो। अब तो ये कॉमा से भी बाहर आ चुका है। कंफ्यूज होकर जेंग चेंग लैंसिचन को देखता है। तभी लैंसिचन अपने
चेयर पर बैठते हुए कहते हैं, अंकल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने कहा था ना ये ओमेगा जैसे ही कोमा से बाहर आएगा तभी मैं शादी करूँगा। अभी आ चुका है, अब सारी जिम्मेदारी मुझ पे छोड़ दो। मैं अपनी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। लैंकुरैन कहते हैं, तो जल्दी करो, मुझे बस अपना ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, मुझे तुम दोनों से चाहिए। ये सुनकर विंग के और जिन जिन की चिक्स रेड हो जाते हैं। जैसे ही वांग जी ये देखता है कि विंग की चिक्स रेड हो चुके हैं, वो स्माइल करने लगता है और वो अपने अंकल की तरफ देख कर कहता है, अंकल आप चिंता मत करो, बहुत जल्द आपको ग्रैंड चाइल्ड मिल जाएंगे। ये बोलकर हंसने लगता है। तभी विंग गुस्से से वांग जी की तरफ देखता है। अब हमें 1.5 साल बाद का सीन दिखाते हैं। 2 साल बाद का सीन दिखाते हैं। विंग मिरर के सामने खड़ा था और वो अपने आप को मिरर पे देखकर कहता है, वांग जी देखो ना, मैं थोड़ा मोटा हो रहा हूँ। वांग जी हंसते हुए कहता है, विंग तुम्हें किसने कहा कि तुम चबी चबी सा लग रहे हो? विंग कहता है, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, मैं थोड़ा सा चबी हो गया हूँ। वांग जी इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। वो सीधे आकर विंग के पीछे से टाइटली हग करते हुए कहता है, विंग क्या हम शुरू कर सकते हैं जो हमने अधूरा कल छोड़ दिया था? विंग थोड़ा शर्माते हुए कहता है, वांग जी मैं यहाँ सीरियस होकर बात कर रहा हूँ और तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुम्हें अभी भी इसी चीज़ की पड़ी है। वांग जी अपने फिंगर को विंग के चेक्स पर घुमाते हुए कहता है, तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? तुमसे पूछा किसने है? ये बोलकर वांग जी विंग को किस करने लगता है। पैसिनेट किस कर रहा था। विंग भी रिस्पॉन्स दे रहा था। वांग जी के दोनों हाथ विंग के कपड़ों के अंदर इधर उधर घूम रहे थे। विंग वांग जी को रोकते हुए कहता है, वांग जी थोड़ा देर रुक जाओ। वांग जी कहता है, मैं नहीं रुक सकता। इससे पहले विंग कुछ समझ पाता, वांग जी विंग को उठाकर पेट पर पटकते हुए कहता है, चलो शुरू करते हैं। ये बोलकर वांग जी विंग के ऊपर आ जाता है और विंग के कपड़ों को उतार देता है और विंग के नेक पर किस करने लगता है। विंग गुस्से में था। इस वक्त विंग गुस्से से वांग जी को रोक रहा था, फिर भी वांग जी विंग के बातों को इग्नोर कर रहा था। लेकिन वांग जी के डर से विंग भी पिघल रहा था। वांग जी लाइट को ऑफ कर देता है और उनका एवरीडे मिस एवरीडे शुरू हो जाता है। अब हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। विंग की आइस ओपन होती है तो देखता है वांग जी उसे ही देख रहा था। विंग चिढ़ते हुए कहता है, क्या तुम आइवान के पास गए थे? आइवान कहाँ है? वो भूखा होगा। वांग जी कहता है, हाँ आइवान कल रात को ही रो रहा था जब तुम थक कर सो गए थे। तब गगा उसे लेकर आए थे, इसलिए मैंने आइवान को फेड करवा दिया और वो फिर सो गया और गगा उसे लेकर चले गए। विंग उठकर जैसे ही बैठने की कोशिश करता है, वो उसके मुंह से एक आह निकल जाती है और वो गुस्से से पंछी की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें पता है जेन जेन प्रेग्नेंट है, फिर भी तुमने आइवान को उनके पास क्यों भेजा? तभी पंछी कहता है, मैंने उसे नहीं भेजा था, बल्कि मैं खुद गया था लेने के लिए, लेकिन गग्गा ने कहा कि वो आइवान को उनके पास रहने दे, इसलिए मैंने उसे छोड़ दिया वहीं पे। चलो मैं तुम्हें क्लीन कर देता हूँ, बात दिला देता हूँ। विंग चिढ़ते हुए कहते हैं, मुझे पता है, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं लूँगा, तुम यहाँ से निकलो। ये बोलकर जैसे ही वो उठता है, वांग जी उसे ज़बरदस्ती उठाकर बाथरूम में ले कर जाता है विंग को शावर दिलाने के लिए। वांग जी और विंग शावर रूम में जाते हैं। वांग जी वहाँ भी विंग को नहीं छोड़ता। वांग जी विंग को अब 2 घंटे बाद लेकर आता है रूम में। अब उसे अच्छे से रेडी कर देता है। विंग अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाती है और वो उल्टी करने लगता है। फिर वांग जी उसे लेकर वहीं बैठ जाता है। वो विंग के फेस देखते हुए कहता है, विंग तुम्हारा फेस तो पील पड़ चुका है, बताओ तुम्हें क्या हुआ है और तुम्हारी तबीयत कब से ख़राब हो रही है, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे हो? विंग मना करते हुए कहता है, वांग जी लगता है मैं अब मरने वाला हूँ। अगर मैं मर गया तो आईवान का ख्याल रखना और दूसरी शादी मत करना। अगर तुमने दूसरी शादी कर लिया तो मैं भूत बनकर तुम्हें डराऊंगा और तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वांग जी विंग की बात सुनकर एकदम से शॉक हो जाता है और गुस्सा करते हुए कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो।
विंग चिढ़ते हुए कहता है, अच्छा तो तुम नहीं चाहते हो मैं भूत बनने के बाद भी तुम्हारे साथ रहूं। वांग जी विंग के लिप्स पर किस करते हुए कहता है, ऐसा नहीं है, मैं इस बात से नाराज नहीं हूँ। तुमने अपने लिए जो सब कहा उसके लिए मैं तुमसे गुस्सा हूँ। विंग कहता है, वांग जी मैं सच कह रहा हूँ, मैं मरने वाला हूँ। वांग जी कोल्ड वॉइस में कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम अपने इस छोटे से दिमाग में फालतू बातें मत सोचा करो। वांग जी विंग को वार्निंग भरी लुक देता है, जिसे देखकर विंग अपना मुंह बना लेता है। न जाने क्यों विंग की तबीयत खराब हो रही थी। वांग जी विंग को लेकर नीचे जाता है, ब्रेकफास्ट करता है। विंग फिर से उल्टियाँ करने लगता है, वो उसकी तबीयत खराब हो रही थी। जेन जेन विंग को देखकर कहता है, विंग तुम्हें क्या हो रही है, तुम हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे हो। लैंड कुरन वो वांग जी को देखकर कहते हैं, नालायक, तुम सिर्फ काम में बिजी रहते हो, तुम्हें अपने ओमेगा के लिए टाइम नहीं मिलता। वांग जी चिढ़ते हुए कहता है, मैं इसे हॉस्पिटल ले जाना चाहता हूँ, ये खुद ही नहीं जा रहा है तो मैं क्या करूँ। लैंसिचन कहते हैं, तब तुम डॉक्टर को घर लेकर आओ, तुम्हारे कहने पर सब कुछ घर ही आ जाते हैं, तो फिर तुम डॉक्टर घर क्यों नहीं लेकर आ रहे हो। अब तो जेंग जेंग की भी डिलीवरी होने वाली है। जेंग जेंग अपनी टम्मी को सहलाते हुए वहीं बैठ जाता है और कहता है, विंग तुम्हें एक बार डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए। तभी एक छोटा बच्चा विंग के गोद में उसके फेस को टच करते हुए अपने तोतली आवाज़ में कुछ कह रहा था। विंग हंसते हुए कहता है, आईवान मामा की तबीयत थोड़ी सी खराब है, बस थोड़ा मामा को केयर की ज़रूरत है, थोड़ी ठीक हो जाएंगे। किसी तरह विंग अपने काम को करता है। तभी वांग जी विंग को हॉस्पिटल ले जाने को कहता है। विंग कहता है कि वांग जी ऑफिस जाए, वो और जेंग जेंग और गागा दोनों ही हॉस्पिटल जाने वाले हैं, वो उन्हीं के साथ चला जाएगा। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो भी चला जाता है ऑफिस के लिए। जब रात को घर आता है तो देखता है विंग पेट पर अपने पेट दाब कर बैठा है। जैसे ही वांग जी उसके पास जाता है तो कहता है, विंग तुम्हें क्या हुआ है। विंग अपने पेट को पकड़ते हुए कहता है, लंजन आईवान ने हल्का मेरे स्टमक पर किक किया है, वो किक एकदम हल्की सी थी, पर न जाने क्यों मेरे पेट में दर्द हो रहा है। वांग जी थोड़ा सा कंफ्यूज होता है और वो विंग के टाइटली हग करते हुए कहता है, मैं आईवान को तुमसे दूर रखूंगा, मुझे तुम वीक लग रहे हो, अब मैं तुम्हारा एक भी नहीं सुनूंगा। वो अपना फ़ोन उठाता है और डॉक्टर को कॉल करते हुए कहता है, मैं तुम्हें आधा घंटा दे रहा हूँ, आधे घंटे के अंदर अंदर में तुम लाइनमैन से नहीं आए तो तुम्हारा लाइसेंस कैंसिल करवा दूंगा। डॉक्टर के पसीना छूट रहे थे। वांग जी डॉक्टर की तो बात सुना ही नहीं, वो अपने कॉल को रख देता है। वांग जी विंग को बेड पर लेटा देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट करते हुए कहता है, तुम आराम करो। विंग को अपने स्टमक में इतना दर्द हो रहा था कि वो वांग जी के कोट को पकड़ लेता है। वांग जी इस विंग को इस हालत में देखकर वो पैनिक कर रहा था, आखिर विंग को हुआ क्या है। वहीं आईवान बेड पर खेल रहा था। वांग जी को डर लग रहा था, वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है। विंग वहीं बेहोश हो जाता है। वांग जी विंग को उठाने की कोशिश करता है। वांग जी की इतना शोर सुनकर लैंसी चैन और अंकल भी वहीं आ जाते हैं। जेंग चैन धीरे धीरे वो वहीं आ रहा था, तभी लैंसी चैन उसे मना कर देते हैं कि वो छत पे सीढ़ियों से ना आए। जेंग चैन वहीं रुक जाता है। वहीं जब दोनों आते हैं तो देखते हैं वांग जी विंग को उठा रहा था और आईवान वहीं बेड पर खेल रहा था। विंग बेहोश हो चुका था। लैंसी चैन वांग जी से पूछते हैं, लैंसी चैन को थोड़ा शक था, वो वांग जी से कहते हैं, वांग जी तुम्हें नहीं लगता कि विंग के सिस्टम किस तरफ इशारा कर रहा है, वो उल्टियाँ कर रहा है, उसके पेट में हल्की सी दर्द है, क्या वो प्रेग्नेंट है। वांग जी लैंसी चैन के शौक से देखने लगता है और कहता है, नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, इतनी जल्दी तो नहीं हो सकता। तभी लैंसी चैन हंसते हुए कहते हैं, वांग जी तुम शायद भूल रहे हो, हम लेंस के अंदर ऐसी पावर है। वहीं वांग जी को इतना पैनिक करते हुए देखकर आईवान वांग जी के गोद में आता है और डैडी डैडी कुछ कहने की कोशिश करता है। वांग जी आईवान को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है, आईवान तुम्हारी मम्मा ठीक है, चिंता मत करो। लेकिन तभी डॉक्टर दौड़े हुए अंदर आते हैं। वांग जी हंस
वांग जी डॉक्टर को देखकर गुस्से से कहता है, तुम 10 मिनट लेट हो, तुम्हारे कैसे लाइसेंस कैंसिल होना तय है। डॉक्टर कहता है, मिस्टर लैन, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और भीड़ थी। मैं जल्दी कोशिश किया आने के लिए लेकिन नहीं आ पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वांग जी इशारा करता है बेड की तरफ। वो डॉक्टर वहाँ जाकर विंग को चेक करता है। वो काफ़ी देर चेक करने के बाद वांग जी पैनिक करते हुए कहता है, बताओ डॉक्टर, विंग को क्या हुआ? डॉक्टर स्माइल करते हैं। तभी वांग जी गुस्से से डॉक्टर के कॉलर पकड़ते हुए कहता है, मेरा ओमेगा बीमार है और तुम स्माइल कर रहे हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। लैन सिचेन अपने सर पर मारते हुए कहते हैं, वांग जी तुम इतना प्रोटेक्टिव क्यों हो? तुम्हें डॉक्टर के स्माइल से पता नहीं चल रहा है? मैंने कहा तब भी तुम्हें पता नहीं चला। तभी लैन कुरन कहते हैं, ये नालायक तो कुछ समझने से रहा, इसे समझाओ। ये बोलकर वो वहाँ से खुशी के मारे चले जाते हैं। वांग जी कन्फ्यूज होकर डॉक्टर को देखता है तो डॉक्टर कहता है, मिस्टर लैन, कंग्रेचुलेसन, आपकी ओमेगा फिर से प्रेग्नेंट है। इस बार थोड़ा सा आपके ओमेगा वीक हैं, इसलिए थोड़ी सी उन्हें देखभाल की ज़रूरत है। सब ठीक हो जाएगा। वांग जी अब शौक था क्योंकि उसने तो इस बात का ध्यान ही नहीं रहा उसे, क्योंकि पिछली बार भी विंग ने जब आइवान से प्रेग्नेंट था तब भी विंग की हालत बहुत बुरी थी और अब भी वांग जी कैसे भूल सकता है। वो विंग को दुखी आई से देखता है। विंग जो बेड पर लेटा हुआ था, डॉक्टर अब वहाँ से जा चुके थे। लैंसी चैन डॉक्टर के साथ आते हुए कहते हैं, डॉक्टर थैंक यू यहाँ आने के लिए, और वांग जी को बातों को बुरा मत मानना, वो बस अपने ओमेगा के लिए प्रोटेक्टिव है। लैन सिचन के पास सुनकर डॉक्टर भी अपना मुंह बनाते हुए कहते हैं, सिचन तुम्हें इतना अपने भाई की पक्ष लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अच्छे से पता है तुम्हारा भाई कैसा है, वो मेरे लाइसेंस कैंसिल भी करवा सकता है। लैन सिचन हंसते हुए कहते हैं, तो डॉक्टर आप डर गए? तो डॉक्टर कहते हैं, वो खुद एक डॉक्टर है, उसे डॉक्टर कौन कह सकता है? तभी लैन सिचन कहते हैं, वो शायद भूल गया था कि वो डॉक्टर है। तभी वांग जी देखता है कि विंग को होश आ चुका था। वांग जी विंग को उठाकर बैठाते हुए कहता है, विंग अब तुम्हें कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं तुम्हारा टेक केयर करूँगा। विंग कहता है, क्या हुआ अल्फा, मुझे क्या हुआ है? क्या मैं मरने वाला हूँ? मैं जो कह रहा था वो सच है। तभी वांग जी विंग को ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है, नहीं इडियट, तुम मरने वाले नहीं हो, तुम प्रेग्नेंट हो और मैं तुम्हारा केयर करूँगा। तभी विंग वांग जी को देखकर कहता है, आप भी तो डॉक्टर थे, यहाँ डॉक्टर बुलाने की क्या ज़रूरत थी? वांग जी थोड़ा मुंह बनाते हुए कहता है, मुझे तो डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें कोई बीमारी ना हो। अगर मैं ये काम खुद करता तो मुझे थोड़ा सा हैरानी होती, पर मैंने फिर भी डॉक्टर को बुलाया ताकि वो ये चीज़ अच्छे से देखे, और मैं घबराहट में कुछ देख नहीं पाता, इसलिए मैं तुम्हारी इलाज नहीं कर पाता। तभी विंग कहता है, कोई बात नहीं, मुझे आप पे भरोसा है। दुखी मन के साथ वांग जी कहता है, विंग आई एम सॉरी, तुम मेरे वजह से फिर से तुम्हें तकलीफ सहना पड़ेगा। विंग हंसते हुए कहता है, अल्फा मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे दोबारा बेबी को बर्थ देने का मौका मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा एक अच्छा सा फैमिली है, मेरा भाई भी मेरे साथ है, हम दोनों साथ हैं, हमारे साथ आप हो, और एक प्यारा सा बेबी भी है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता। ये बोलकर वांग जी को टाइटली हग करता है। विंग देख पा रहा था वांग जी गिल्ट में था। वांग जी हर रोज़ विंग का केयर करता था क्योंकि वो एक डॉक्टर था। विंग को क्या खाना है क्या नहीं खाना वह डिसाइड करता था। विंग को हमेशा अच्छे से केयर करता था। वांग जी ने ही जेनचेन का डिलीवरी करवाया था क्योंकि बारिश हो रही थी और वो लोग घर से बाहर नहीं जा पाए, इसलिए वांग जी ने जेनचेन की डिलीवरी करवाई क्योंकि वो भी एक डॉक्टर था। अगर जेनचेन की जगह वे होता तो शायद वांग जी नहीं कर पाता, क्योंकि वो विंग को दर्द में देख ही नहीं सकता। विंग बहुत खुश था कि उसका एक नेफ्यू हुई है जो देखने में बहुत क्यूट थी। जेन जेन विंग को देखता है और कहता है, विंग तुम इसका नाम रखो, मैं चाहता हूँ मेरे बेबी का तुम नाम रखो। विंग हंसते हुए कहता है,
लैंसी कैसा रहेगा। सभी को ये नाम बहुत पसंद आता है। आइवान आइवान को तो बहुत पसंद आता है। आइवान बहुत खुश था कि उसकी एक लिटिल सिस्टर है। भले ही वो छोटा था लेकिन सब कुछ समझ पा रहा था। लैन कुरैन बहुत खुशी से अपने फैमिली को देख रहे थे जो बहुत खुश थे। यहीं हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आप लोग बताना कि ये स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, जो लोग माई क्रूल लव का वेट कर रहे हैं, इसके बाद का पार्ट वही होगा।